हैं, अंदर की तरफ झांकते हैं, इनसाइड आत्मा को देखते हैं, तब हम क्या कर पाते हैं, अपने आप को जागृत कर पाते हैं। तो योग शब्द से एक और शब्द आता है योगा। तो योगा यानी शारीरिक रूप से हम उसे करते हैं, और योग जो हम यहाँ पे सीखते हैं राजयोग। तो योगा में हम क्या करते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं। तो सूर्य नमस्कार में हम क्या करते हैं, जब सूर्योदय हो रहा होता है तो हम सूर्य नमस्कार या शारीरिक प्रक्रिया करते हैं। तो जब हम यह शारीरिक प्रक्रिया करते हैं तो सूर्य की किरणें हमारे शरीर पर आती हैं, और योगा हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा है। हमारे शरीर को क्या करता है, वो तंदुरुस्त रखता है, हेल्दी रखता है। उसी तरह योग है जो हम यहाँ पर सीखते हैं, जिसे हम राजयोग कहते हैं, सहज योग कहते हैं। तो राजयोग में हम क्या करते हैं, अपने आप को आत्मा समझ के ज्ञान सूर्य शिव परमपिता परमात्मा को याद करते हैं, और उनकी किरणें अपने आत्मा पर हम क्या करते हैं, लेते हैं, जिससे हमारी आत्मा क्या होती है, तंदुरुस्त होती है, शुद्ध होती है, शक्तिशाली बनती है, शांति से भरपूर बनती है, शांति से भरपूर बनती है। समझ में आ गया? तो योगा और योग में समानताएं समझ में आई। तो योगा हमारे शरीर के लिए अच्छा है, वहीं पर योग हमारी आत्मा के लिए अच्छा है। योगा हमारी शरीर के लिए अच्छा है, तो योग हमारी आत्मा के लिए जरूरी है। अब ये क्यों जरूरी है, ये भी हम देखेंगे। हम कौन है, शरीर है, आत्मा है, राइट। तो हमारे तन और मन में संबंध होता है। तो स्क्रीन पे आप देखेंगे तो एक कंप्यूटर दिखाया हुआ है। तो इस कंप्यूटर में आपको हार्डवेयर दिखेगा, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, ये दो चीजें होती हैं। माना कंप्यूटर का जो ढांचा होता है वो, और कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम करना होता है, क्योंकि अगर कंप्यूटर में प्रोग्राम नहीं है तो कंप्यूटर वर्क नहीं करेगा। उसी तरह हमारा जो शरीर दिखाई देता है, इसमें भी दो चीजें होती हैं, हार्डवेयर होता है और सॉफ्टवेयर होता है। हार्डवेयर यानी ये शरीर, सॉफ्टवेयर यानी ये आत्मा। तो मैं कौन हूँ, आत्मा हूँ। जब आत्मा और शरीर दोनों का देखेंगे साथ में, तो हम उसे क्या कहते हैं, जीवात्मा कहते हैं। तो हमारे तन और मन में संबंध है, इसलिए हमारे लाइफ में योगा भी इम्पोर्टेंट है, तो योग भी इम्पोर्टेंट है। योगा शरीर के लिए इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम योगा करते हैं, योग दिवस होता है, इंटरनेशनल योगा डे होता है, तो बहुत सारे लोग शारीरिक योग करते हैं, तो वो भी ज़रूरी है। लेकिन आज के समय के हिसाब से अगर हम देखें तो योग बहुत ज़रूरी है। आज के समय में अगर हमें पीसफुली, शांतिपूर्वक और बिना किसी तनाव के अगर जीना है, तो हमें राजयोग सीखना और राजयोग की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो राजयोग में हम क्या करते हैं, राजयोग में हम मन को शांत स्थिर कैसे करें, यह धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा सीखते हैं। अगर हम राजयोग नहीं सीखे तो फिर क्या होगा, राजयोग का अभ्यास नहीं करें तो क्या होगा, जो हमारा मन है वो अशांति से भरा रहेगा। किसी भी सिचुएशन में हमारा मन क्या हो सकता है, अस्थिर हो सकता है। मान लो अभी एक एग्जांपल लेते हैं कि मुझे एयरपोर्ट जाना है, तो एयरपोर्ट अगर जाना है तो मुझे बाय रोड कार से जाना है, लेकिन रास्ते में जाते वक्त क्या हो गया कि किसी कारण की वजह से, मान लो ट्रक बंद पड़ गया, एक्सीडेंट हो गया, रोड का काम चल रहा है, किसी भी कारण की वजह से रास्ते को थोड़ी देर के लिए उन्होंने बंद कर दिया और वहाँ पे काफ़ी ट्रैफिक लग गई है। अब जाने का वो मेन रास्ता है, तो आप स्थिर रह पाएंगे, फ्लाइट है 2 घंटे में, तो मुझे वहाँ पे जाके चेक इन भी करना है, लगेज भी चेक करवाना है, अपनी सीट को जाके सिलेक्ट भी करना है, सारी चीज़ें करनी है। अब मन वहाँ पे स्थिर रहेगा? हाँ, तो अगर कोई राजयोगी है जिसका अभ्यास बहुत अच्छा है, तो ऐसी स्थिति में अपने आप को क्या कर सकता है, शांत रख सकता है, स्थिर रख सकता है। लेकिन अगर राजयोग का अभ्यास अच्छा नहीं है, या किसी दिन हमारी अवेयरनेस ठीक नहीं है, तो उस दिन मन में काफ़ी हलचल हो जाएगी।
हम वर्क प्लेस पे जाते हैं, जहाँ पे भी हम काम करते हैं, तो काम करने की जगह पे जाते हैं, हम तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सीखते हैं, हम चाहते हैं शांतिपूर्वक रहना, शांतिपूर्वक काम करना। लेकिन क्या होता है, कभी सिचुएशन ऐसी होती है कि जो कोई सामने वाला व्यक्ति है वो शांत नहीं है, वो अशांत है, तो उसकी अशांति से चांसेस ऐसे हैं कि मैं भी अशांत हो सकता हूँ। तो मेरे पास प्रोटेक्शन क्या है? मेरे पास कोई प्रोटेक्शन है? मैं अपनी डेस्क के इस तरफ हूँ, वो सामने वाला बॉस या मेरा कलीग डेस्क के उस तरफ है, उसकी स्थिति हिली हुई है, वो पूरी तरह से अशांत है। लेकिन डेस्क के इस तरफ मुझे किस तरह से रहना है, मुझे मेरी स्थिति कैसी रखनी है। चलो थोड़ी देर के लिए मेरी स्थिति डगमग भी हो गई, तो बाउंस बैक करके मुझे अपनी स्थिति पे फिर से कैसे आना। तो ये हम योग के द्वारा, राजयोग के द्वारा सहज रीति से कैसे करें, ये चीजें हम सीखते हैं। तो हम देखते हैं योगा और योग में समानताएं क्या है और उनकी विधि क्या होती है। तो जब भी हम शारीरिक योगा करने के लिए जाते हैं, तो योगा में हम क्या करते हैं, चप्पल और जूते बाहर रखते हैं। तो उसी तरह जब हम राजयोग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तब हम अपने शरीर के भान से ऊपर उठते हैं, यानी हम सोल कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस करते हैं। हु एम आई, ये सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि मैं कौन हूँ। तो मैं कौन हूँ? आत्मा हूँ। तो जब आत्मा का रियलाइजेशन हम करते हैं, तो आत्मा के रियलाइजेशन के समय हम रंग, रूप, जाति, धर्म, भाषा, इन सारी चीज़ों से परे हो जाते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें किससे रिलेटेड है? शरीर से रिलेटेड है। ये सारी चीज़ें हमारे ध्यान में भी नहीं होनी चाहिए जब हम सोल कॉन्शियसनेस में। दूसरा, योगा करने के टाइम पे हम हल्के कपड़े पहनते हैं, हल्का वस्त्र पहनते हैं जब हम योगा करते हैं। लेकिन जब हम राजयोग में बैठते हैं तो हम क्या हल्का करते हैं? हम अपना मन हल्का करते हैं। हम मन में जो भी गतिविधियां चल रही है, जो भी विचार चल रहे हैं, वो सब परमात्मा के सामने क्या कर देते हैं? समर्पित कर देते हैं, और अपने स्वधर्म को याद करते हैं कि हम आत्माओं का स्वधर्म क्या है? शांत स्वरूप। हम आत्माएं ओरिजिनली कैसी हैं? पवित्र हैं। जब हम योगा करते हैं तब हमारा ध्यान श्वासों पर होता है। बहुत सारे और भी योग हैं, जैसे कि ज्ञान योग होता है, हठ योग होता है, कर्म योग होता है, और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो राजयोग सिखाते हैं। जैसे अभी पढ़ेंगे तो राजयोग स्वामी विवेकानंद जी ने भी सिखाया है, पतंजलि का भी राजयोग बहुत मशहूर है। लेकिन जो हम यहाँ पे राजयोग सीखते हैं वो हमें किसने सिखाया है? स्वयं भगवान ने सिखाया, जो कि बहुत ही सहज है। मैंने तो बाकी कोई योग तो नहीं सीखा, मैंने तो यहीं पे जो भी सीखा है यहाँ पे ही योग मैंने सीखा है। तो मुझे सिर्फ अपना जो सहज योग, राजयोग है, उसके बारे में अधिक जानकारी है। तो राजयोग में हमारा ध्यान कहाँ पर होता है? राजयोग में हमारा ध्यान स्वयं पर होता है, भ्रुकुटी में चमकता सितारा। स्वयं की गुणों पर हमारा ध्यान होता है, स्वयं की कमी कमजोरी जो मुझे निकालनी है और मुझे क्या करना है, आगे बढ़ना है, मेरा ध्यान उस पर होता है। अब योगा जब हम करते हैं तो हम किसी विशिष्ट आसन में बैठते हैं, आसन लगाया जाता है ना, लेकिन यहाँ पर हमें कोई विशिष्ट आसन लगाने की जरूरत है नहीं। जिस आसन में हमारी बॉडी कंफर्टेबल है उसमें आराम से बैठना है, और हमारा ध्यान कहाँ पर होना चाहिए? आत्मा के स्वधर्म पे टिकते। आत्मा का स्वधर्म क्या है? शांति है। तो प्रेफरेंस ज्यादा किसे देना चाहिए? प्रेफरेंस दोनों के लिए भी इम्पोर्टेंट है, यानी योगा करना चाहिए कि योग करना चाहिए। योगा भी इम्पोर्टेंट है शरीर की तंदुरुस्ती के लिए, योग भी इम्पोर्टेंट है मन की तंदुरुस्ती के लिए। अब जब हम डे टू डे लाइफ में वर्क में आते हैं, काम में आते हैं, तो हमारा जो स्ट्रेस होता है, तनाव होता है, वो किस पर होता है? शरीर पर होता है कि मन पर होता है? मन पर होता है। तो हमें मन के लिए भी कुछ तो करना चाहिए। तो जिस तरह शरीर के लिए हम दिनचर्या डिसाइड करते हैं, उसी तरह हमारे मन को तंदुरुस्त रखने के लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए? मनचर्या होनी चाहिए, कि मन को हमें कहाँ लगाना है, तो मन को शक्तिशाली कैसे बनाना है। क्योंकि अगर हम आत्मा को देखेंगे, हम आत्मा के स्वरूप को पहचानेंगे, तो आत्मा की 3 शक्तियाँ होती है। एक है मन, बुद्धि और संस्कार। आत्मा का जो मन है वो भटकता है, मन संकल्प करता है। तो वो संकल्प किस आधार से करता है? कि हमने अपने बुद्धि में क्या
बिलीफ सिस्टम बना के रखा है, हम दिन भर में किससे लोगों से मिल रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्या देख रहे हैं, और हमारे पुराने संस्कार। तो मन उसके अकॉर्डिंग क्या करता है, भटकता है। अगर हम अच्छी चीज़ें देख रहे हैं तो मन में अच्छे संकल्प आएंगे, लेकिन हमारे कुछ पास्ट कर्म है या पास्ट एक्सपीरियंसेस है, हम जो कंटेंट देख रहे हैं उसके आधार से मन क्या करता है, वैसे संकल्प क्रिएट करता है। तो हमें अपने मन को क्या करना है, कंट्रोल में लाना है, मन को शुद्धि की तरफ लेके जाना है। तो राजयोग उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। राजयोग की परिभाषा क्या है? अगर हम राजयोग की परिभाषा देखेंगे तो राजयोग की परिभाषा क्या है, देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूल आत्म स्वरूप में स्थित होकर बुद्धि में ज्योति बिंदु परमात्मा शिव की स्नेह युक्त स्मृति रखना, ये राजयोग है। अपने आप को क्या समझना है, आत्मा। जब हम अपने आप को आत्मा समझते हैं तो देह और देह के भान से दूर, तो देह के जितने संबंध हैं सारे संबंधों से दूर। मैं आत्मा और सभी क्या है, आत्माएं हैं। हम सब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पार्ट प्ले कर रहे हैं। सब हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग अपना रोल प्ले कर रहे हैं। जितने भी संबंधी हैं, चाहे वो आपका बच्चा है, चाहे वो आपका साथी है, चाहे माता है, चाहे पिता है, चाहे भाई है, बहन है, सभी को आत्मिक स्वरूप में हमें क्या करना है, देखना है। और उस संबंधों के भान से मुझे ऊपर उठना है कि मैं कौन हूँ, मेरा कौन है, और मैं आत्मा आई कहाँ से हूँ। तो हम कहाँ से आए हैं, सभी परम धाम से आए। और ये स्थिति में स्थित होकर हमें क्या करना है, ज्योति बिंदु शिव परमात्मा पे अपना ध्यान क्या करना है, केंद्रित करना है। वो भी स्नेह युक्त, प्यार से, क्योंकि संबंध हमारा उनके साथ क्या है, पिता और पुत्र का संबंध है। तो राजयोग का आधार क्या है, जब हम राजयोग सीखते हैं तो उसका आधार क्या है? तो सबसे पहला आधार है परिचय। परिचय किसका होना चाहिए, स्वयं का भी और परमात्मा का भी, कि हम कौन है, ज्योति बिंदु निराकार आत्मा है, और परमात्मा भी कौन है, निराकार है, ज्योति बिंदु है। संबंध क्या है, संबंध पिता और पुत्र का है। हम कोई भी संबंध स्थापित कर सकते हैं, राइट। हम उन्हें अपना सखा बना सकते हैं, हम छोटा भाई बना सकते हैं, हम बड़ा भाई बना सकते हैं, हम बहन बना सकते हैं। हम जिस संबंध में उनको याद करना चाहे उस संबंध में हम उनको क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। आपको जो संबंध अच्छा लगता है वो संबंध स्थापित कर शिव परमात्मा को क्या करना है, उनके ओरिजिनल स्वरूप निराकार स्वरूप में हमें क्या करना है, याद करना है। और संबंध जब हम बनाते हैं तो उसमें स्नेह होना बहुत जरूरी है। स्नेह यानी प्यार से हमें क्या करना है, याद करना है, क्योंकि बिना स्नेह के हम वो जो एक्सपीरियंस है, वो जो अनुभूति है, वो नहीं कर पाएंगे। और राजयोग का जो चौथा आधार है वो है प्राप्तियां। प्राप्तियों को हमें हमेशा ध्यान में रखना है कि इस योग से, इस याद से, मेडिटेशन से मुझे क्या प्राप्तियां होने वाली है। प्राप्तियां क्या होती है, अगर हमारा मन अशांत है, भटक रहा है, अगर हम परमात्मा को याद करते हैं तो हमारा मन क्या हो जाता है, शांत हो जाता है। मन में कोई डर है तो हमारा मन क्या हो जाता है, निडर हो जाता है। उलझन है कोई तो हमारा मन क्या हो जाता है, सुलझ जाता है। तो ये प्राप्तियां हैं। राजयोग की विधि के बारे में हम अब देखेंगे। तो राजयोग की सहज विधि क्या है? तो सबसे जो पहला स्टेप है वो है अपने आप को आत्मा महसूस करना। कि हम आत्मा कहाँ पर है, भ्रुकुटी के बीच में है, चमकता हुआ सितारा, अपने आप को महसूस करना है। अब आप देखेंगे ना, कभी अगर आप बैठे हो, समझो आप यहाँ पे भी बैठे हो, और अगर मैंने बोल दिया कि अपने घर के किचन को याद करो या घर के किसी एक कोने को याद करो, तो हम आंखें खोली है, आप मुझे देख रहे हो, लेकिन एक मानस पटल होता है जिसपे चित्र क्या होता है, क्रिएट होता है। तो उसी तरह से जब हम सामने यहाँ बैठे हैं तो मेरे मानस पटल पे मुझे क्या दिखना चाहिए, आत्मा भ्रुकुटी के बीच में चमकता हुआ सितारा। उसको रियलाइज करना है, रियलाइज करना है। और यह शरीर तो एक सिर्फ क्या है, माध्यम है, ये सेवा के लिए मिला हुआ एक माध्यम है। और ये मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, और कई जन्म मैंने इसी तरह से शरीर लिया है, शरीर छोड़ा है। ये इस जन्म में परमात्मा का परिचय मिला है। तो इस तरह से धीरे धीरे संकल्पों को चलाते, पॉजिटिव संकल्पों को चलाते चलाते मुझे क्या करना है, अपनी आत्मिक स्थिति में आना है।
और जैसे मैं स्वयं को यहाँ पे आत्मा देख पा रहा हूँ, वैसे मुझे सामने वाले व्यक्ति के भ्रुकुटी में भी क्या दिखना चाहिए, चमकता हुआ सितारा दिखना चाहिए। फिर दूसरा स्टेप आता है, वो है चिंतन। जब हम मेडिटेशन करने बैठते हैं तब हम क्या करते हैं, कोई ना कोई एक संकल्प लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे शांति की अनुभूति करनी है, तो मैं क्या करूँगा, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, जिसे हम क्या कहते हैं, स्वमान कहते हैं। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। मुझ आत्मा का ओरिजिनल घर कहाँ है, परम धाम, शांति धाम, जो क्या है, काफी दूर है यहाँ से, और वहाँ पे कोई भी शारीरिक दृश्य हमें दिखाई नहीं देगा। वहाँ पे हमें सिर्फ क्या दिखाई देगा, बिंदु रूप में, बीज रूप में परमात्मा दिखाई देंगे। और वहाँ पे जो हम सृष्टि चक्र के साथ में ये जो झाड़ का चित्र हम देखते हैं, तो आत्माओं का उल्टा झाड़ वहाँ पर हमें क्या होगा, दिखाई देगा। और वहाँ पे सारे टिमटिमाते हुए क्या रहेंगे, सितारे रहेंगे, राइट। तो ये चिंतन हमें करते जाना है। परमात्मा क्या है, परमात्मा शांति का सागर है, ज्ञान का सागर है। परमात्मा के गुणों का हमें क्या करना है, चिंतन करना है। और ये एक एक संकल्प चलते जाना चाहिए, चलते जाना चाहिए। तो वो जो सबसे पहला संकल्प है, वो हमारा क्या होता है, लक्ष्य होता है कि जब आज मैं मेडिटेशन करने बैठ रहा हूँ तो मेरा लक्ष्य क्या है, मुझे शांति की अनुभूति करनी है, मुझे शक्ति की अनुभूति करनी है, मुझे अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलना है, सुख की अनुभूति करनी है, प्रेम की अनुभूति करनी है, कि मुझे ज्ञान की अनुभूति करनी है। तो वो एक लक्ष्य हमें रखना होता है, जिसके आधार पे हमारा चिंतन शुरू होता है। चिंतन के बाद होता है एकाग्रता। हमारा मन पूरी तरह से उसके ऊपर एकाग्र होना चाहिए, मन में कोई और संकल्प हमारे नहीं आना चाहिए। तो हम समझेंगे कि एकाग्रता काफी अच्छी है, बाहर का कोई भी एक भी विचार हमारे मन में नहीं आना चाहिए। और जब हम एकाग्र होकर कुछ समय उसके अंदर बिताना शुरू करते हैं, तो हमें धीरे 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 उन चीज़ों की अनुभूति होना शुरू हो जाता है। शांति का एहसास होता है, पवित्रता का एहसास होता है, सुख का एहसास होगा। तो इन सारी चीज़ों का एहसास हमें होना शुरू होता है। तो ये हमारे राजयोग की सबसे सिंपल विधि है। बैठना है किसी भी पोजीशन में जिसमें आपका बॉडी कंफर्टेबल फील करता है, अपने आप को आत्मा निश्चय करना है, निश्चय करने के बाद एक संकल्प लेना है और उसके ऊपर चिंतन करना शुरू करना है, एकाग्र हो जाना है, और ऑटोमेटिकली वो सारी चीज़ों की अनुभूति होगी। तो जनरली हम अनुभूति कौन सी चीज़ों की करते हैं, जो आत्मा के साथ गुण है, उन चीज़ों की हम क्या करते हैं, अनुभूति करते हैं। अब हम योग किस प्रकार से करते हैं, तो योग जनरली हम लोग कई प्रकार से करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 प्रकार जो है वो बताया है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब योग में हम बैठते हैं तो हम साकार में शिव बाबा को याद करते हैं। साकार में याद करते हैं माना कैसे, अभी आप सभी बैठे हैं, मैं भी बैठा हूँ, सामने में ब्रह्मा बाबा का चित्र है। ब्रह्मा बाबा के चित्र में भ्रुकुटी में देखो चमकता हुआ सितारा, जिसे हम शिव बाबा महसूस करते हैं, तो इसे कहते हैं साकार में याद करना। साकार में याद करना, निराकार परमात्मा ने किसके तन का सहारा लिया है, ब्रह्मा बाबा के तन का सहारा लिया है, और उस तन के सहारे हमें क्या किया है, परिचय दिया है। तो ब्रह्मा बाबा के भ्रुकुटी में शिव बाबा को याद करना, आंखें खुली रख करके, और फिर अपने आप को भी हमें क्या करना है, सबसे पहले भ्रुकुटी में सितारा महसूस करना है, और ब्रह्मा बाबा के चित्र में जो भ्रुकुटी है उसके सितारे में शिव बाबा को महसूस करना। इसे हम कहते हैं साकार में याद करना। तो साकार में याद करने के लिए स्वयं को सबसे पहले आत्म रूप में क्या करें, अनुभव करें, और यह माने कि मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, शांतपूर्ण आत्मा हूँ। और फिर शिव बाबा को क्या करें, शिव बाबा के स्वरूप को समझे। शिव बाबा का स्वरूप कैसा है, निराकार है। शिव बाबा तो हर चीज में क्या है, भरपूर है। अगर मैं शांति स्वरूप आत्मा हूँ तो शिव बाबा क्या है, शांति का सागर है, और उस शांति के सागर से शांति की किरणें मुझ आत्मा पर आ रही हैं, और मैं आत्मा शांति से भरपूर मास्टर शांति का सागर बनती जा रही हूँ। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, साकार में बाबा को याद करते हैं। ये एक पहला तरीका है जिसमें हम याद करते हैं, और ये पहला स्टेप है। जब हम मेडिटेशन सीखते हैं, योग सीखते हैं, तो सबसे पहले हम इसी तरह से याद करना सीखते हैं। और जो दूसरा स्टेप है राजयोग में, जो दूसरा स्टेप है, उसमें हम फरिश्ता स्वरूप बनकर सूक्ष्म वतन में शिव बाबा की याद करना।
तो सूक्ष्म वतन कहाँ है? चांद सितारों से पार। लेकिन हम वहां पहुंचेंगे कैसे? मन बुद्धि से हम पहुंचते हैं, राइट। तो जब हम पहला स्टेप बहुत अच्छी तरह से एकाग्र होकर कर लेते हैं, जब हमारा मन स्थिर है, तो हम दूसरे स्टेप पे जाते हैं। जब दूसरे स्टेप पे जाते हैं तब हम अपने आप को क्या समझते हैं कि यह शरीर नहीं बल्कि एक लाइट का शरीर है। उस लाइट के शरीर में मैं आत्मा क्या हूँ? फरिश्ता स्वरूप हूँ। और अपने मन और बुद्धि से उड़ हम कहाँ जाते हैं? सूक्ष्म वतन में जाते हैं। अब सूक्ष्म वतन में ये जो चित्र दिख रहा है, इस तरह का चित्र हम कुछ अपने मानस पटल पर क्या करते हैं? इमेजिन करते हैं कि वहां पे ब्रह्मा बाबा फरिश्ता स्वरूप और ब्रह्मा बाबा की भ्रुकुटी में शिव बाबा को हम क्या करते हैं? याद करते हैं, राइट। तो ये दूसरा स्टेज है, क्योंकि ये दूसरे स्टेज पे पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले फर्स्ट स्टेज करना होगा। तो फर्स्ट स्टेज अगर क्लियर होती है, वहां पे मन स्थिर है, एकाग्र है, तो दूसरे स्टेप पे जाना है। जनरली क्या होता है कि हम आते ही बैठ जाते हैं, मैंने भी कई बार ये मिस्टेक की हुई है, आते ही बैठ जाते हैं, बैठने के बाद आंखें बंद कर लेते हैं, आंखें बंद करने के बाद हम सीधे जाने की कोशिश करते हैं सूक्ष्म वतन में। तो क्या होता है कि मन स्थिर है नहीं। अब कभी एक बार में सूक्ष्म वतन में जाते हैं और दूसरे एक क्षण वो काम पे उसने मुझे आज ऐसा बोल दिया था, वो चीजें याद आती, तो मन भटकते रहता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आप योग करते हो, राजयोग करते हो, तो अपनी आंखें खुली रखनी है, आंखें बंद नहीं करना है। तो आंखें बंद करने से क्या होता है? आंखें बंद करने से अगर मन स्थिर नहीं है तो मन भटकता है, और मन भटकता है तो परमात्मा के साथ वो जुड़ता नहीं है, और परमात्मा के साथ अगर जुड़ता नहीं है तो फिर वो हमारा बैठा हमारा समय क्या हो गया? व्यर्थ हो गया, वेस्ट हो गया। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्लियर करनी है। कभी भी जब हम योग में बैठते हैं कि चलो आज 1 घंटा योग में बैठना है, आज मेरा लक्ष्य ये है कि मुझे शांति का फरिश्ता बन करके पूरे सृष्टि को क्या करना है? शांति की वाइब्रेशंस देनी। तो उसमें सबसे पहला स्टेप आता है कि अपनी आंखें खुली रखनी है, अपने आप को शांति से क्या करना है? भरपूर करना है। तो पहला स्टेप अगर क्लियर है, मन स्थिर है, तो सेकेंड स्टेज पे जाना है। इसमें दूसरा चित्र मैंने स्लाइड पे रखा है, इस तरह से हम वहाँ पे परमात्मा की अनुभूति करते हैं कि बाबा वहाँ पे है, बाहें पसारे, हमारा क्या कर रहा है? स्वागत कर रहा है। और बाबा से जो भी हम रूह रियान करना चाहते हैं, हम इस अवस्था में आकर के पहुँच करके कर सकते हैं। जब हम घर पे भी बैठे होते हैं या घर पे भी जब हम भोग लगाते हैं बाबा को, तो पहला स्टेप, देन उसके बाद सेकेंड स्टेप, ये अवस्था में जनरली बाबा को भोग लगाए जाते हैं कि हम महसूस करते हैं कि बाबा वहाँ पे सामने बैठे हैं, उनकी भ्रुकुटी में शिव बाबा वहाँ पर हैं, और मैं साकार माध्यम मतलब फरिश्ता स्वरूप, ब्रह्मा बाबा के फरिश्ता स्वरूप को देखते हुए शिव बाबा को याद कर रहा हूँ, और मैं जो भी रूह रियान कर रहा हूँ वो शिव बाबा के साथ में कर रहा हूँ। जो तीसरी अवस्था होती है, ये बीज रूप अवस्था का योग होता है। जनरली हमने सोमान कई बार लिया हुआ है कि मैं आत्मा बीज रूप हूँ। ज्वालामुखी योग के बारे में भी कई लोगों ने सुना होगा, किया भी होगा। तो ये जो अवस्था होती, तीसरी अवस्था, इसे हम कहते हैं बीज रूप अवस्था। ये तीसरा स्टेप कब आएगा? तीसरा स्टेप आएगा फर्स्ट स्टेप के बाद। फर्स्ट स्टेप के बाद हम फरिश्ता स्वरूप बन के कहाँ जाएंगे? सूक्ष्म वतन, सेकेंड स्टेज पे जाएंगे। सेकेंड स्टेज के बाद वहाँ से मैं ये महसूस करूँगा कि मैं फरिश्ता स्वरूप लाइट का यह शरीर सूक्ष्म वतन में ही छोड़कर निराकार परमात्मा के साथ अब मैं कहाँ जा रहा हूँ? निराकारी दुनिया, परम धाम में जा रहा हूँ, जो संकल्प और आवाज से परे है। मैं इस अवस्था में जा रहा हूँ। तो इस अवस्था में जाने के बाद मुझे क्या महसूस करना है? मुझे वहाँ पे कोई संकल्प क्रिएट करना है। वहाँ पे जब संकल्प है ही नहीं तो संकल्प क्या क्रिएट करेंगे? तो संकल्प नहीं क्रिएट करना। वहाँ पे सिर्फ अपने मानस पटल पर यह चित्र होना चाहिए कि शिव बाबा चमकता हुआ सितारा, मैं आत्मा, और वहाँ पे आत्माओं की दुनिया एंड शिव बाबा से निकलने वाली शक्ति की किरणें मुझे आत्मा को क्या कर रही है? भरपूर कर रही है। इस अवस्था में हम कितनी देर टिक पाते हैं? अपने आप को इस अवस्था में ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है? टिकाना है। तो उसके लिए ये आत्माओं की दुनिया, ये जो चित्र दिख रहा है इसमें आत्माओं की दुनिया है ये, और इस तरह से मुझे महसूस करना है कि शिव परमात्मा से लाइट की किरणें, करंट जो भी हम कहते हैं, वो मुझ आत्मा पर पड़ रही है, और मुझ आत्मा को शांति से, पवित्रता से,
सुख से भरपूर कर रही है। यहाँ पे उन चीजों की अनुभूति, गहन अनुभूति हम कर पाते हैं। अब इसके अलावा भी हम क्या करते हैं? इसके अलावा हम जब मन भटकता है, जब बहुत ज़्यादा परेशान है, या फिर अमृत वेले के समय हम क्या करते हैं? चार धाम की यात्रा करते हैं। पता है सभी को चार धाम की यात्रा? चार धाम की यात्रा में हम कहाँ कहाँ योग करते हैं? मतलब अपने मन को लेके जाते हैं, मन और बुद्धि से बाबा की कुटिया में लेके जाते हैं, बाबा के कमरे में लेके जाते हैं, हिस्ट्री हॉल में लेके जाते हैं और शांति स्तंभ के सामने लेके जाते हैं। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि फरिश्ता बनकर मधुबन की भी सैर करके आते हैं। इस तरह का योग भी हम करते हैं। तो मधुबन हम गए हैं, तो मधुबन में बाबा का कमरा हमें याद है, प्रकाश स्तंभ याद है, अभी तो वहाँ पे अव्यक्त लोग भी है। तो इस तरह से हमें क्या करना है? फरिश्ता स्वरूप बन करके जब हम सेकेंड स्टेज में जाते हैं, तो हम मधुबन की सैर करके चार धाम की यात्रा भी कर सकते हैं। उसके बाद एक और तरह की ड्रिल हम करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं 5 स्वरूपों की यात्रा। 5 स्वरूप कौन कौन से हैं हमारे? अनादि स्वरूप है, देव स्वरूप है, पूजनीय स्वरूप है, ब्राह्मण और फरिश्ता। ये 5 स्वरूपों का हम योग करते हैं। तो ये जब बीज रूप अवस्था में जब हम जाते हैं, तीसरी स्टेज पे जाते हैं, तो वहां पे पहुंचने के बाद ये चक्र लगाना बहुत ही सहज हो जाता है। अब हम देखेंगे राजयोग की सिद्धि क्या है। अब एक पीपीटी में राजयोग की सिद्धि को लिख पाना बहुत ही असंभव सी बात है। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, क्योंकि राजयोग से जो प्राप्तियां होती हैं, जो अनुभूति होती है, जो अनुभव होता है, उसको हम किसी पीपीटी पे नहीं लिख सकते, राइट। तो राजयोग की सिद्धि क्या है? तो जो राजयोगी व्यक्ति होता है वह शरीर और भौतिकता के बंधन से ऊपर उठकर शुद्धता का अनुभव करता है। उसको ये बाकी की आंखों से दिखने वाली चीजें नष्ट होने वाली, ये सब विनाशी है, तो इसमें उसका दिल नहीं लगता, उसका मोह उस चीजों में नहीं होता। वो आत्मिक स्थिति की तरफ धीरे 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 क्या होता है? शिफ्ट हो जाता है। तो राजयोग करने से परमात्मा से हमारा संबंध जुड़ता है, स्थापित करने का माध्यम है। हम बचपन से भगवान को याद करते हैं कि माता पिता हो, तुम हमारे बंधु हो, सखा हो। तो भगवान से जनरली क्या है, बचपन में भी भक्ति मार्ग में जब हम जाते हैं तो ऐसा नहीं करो भगवान ऐसा कर देंगे, ऐसा नहीं करो भगवान ऐसा कर देंगे, तो भगवान के नाम से काफी हम डरते भी हैं। लेकिन जब हम राजयोग करते हैं तो भगवान से हमारा संबंध स्थापित होता है, एक पिता और पुत्र का संबंध स्थापित होता है। तो जब हम पिता को प्रेम से याद करते हैं तो उसमें कोई डर की बात है नहीं है, तो हम बहुत ही स्नेह से याद करते हैं, परमात्मा से हमारा संबंध जुड़ता है। जीवन में हर परिस्थिति में शांत और संतुलित रहने की शक्ति प्राप्त होती है राजयोग के द्वारा। और राजयोग से आत्मा के गुणों में क्या होती है? भरपूरता आती है, पवित्रता, शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति और ज्ञान से आत्मा क्या होती है? भरपूर होती है। राजयोग के अभ्यास से आत्मा अपने पुराने कर्म बंधनों से मुक्त होने में मदद मिलती है। और राजयोग के अभ्यास से सृष्टि चक्र का गहन ज्ञान होता है। सृष्टि चक्र यानी जन्म मरण का चक्र, हमारे जितने भी स्वरूप है उनका हमें क्या होता है? ज्ञान होता है। तो इससे हमारा मन का स्थिति अचल अडोल बनने में और निडर बनने में और ही सहायता होती है। तो राजयोग से आत्मा में इतनी शक्ति मिलती कि वह न केवल अपने लिए बल्कि पूरे संसार के लिए वो क्या रखता है? शुभ भावना और शुभ कामना रखता है। तो ये कुछ प्राप्तियां मैंने यहाँ पे प्रेजेंट की है। जब आत्मा अपनी पहचान और शिव बाबा से जुड़ाव को जानती है, पहचानती है, तब वो अपने जीवन में हर चुनौती को दिव्यता और सहजता से पार कर पाती है। नहीं तो हम किसी चीज को पार तो कर लेंगे लेकिन परेशान कितना हो जाएंगे। आजकल की दुनिया में बाहर माहौल किस तरह से है, तो अगर मुझे बाहर के माहौल को अपने ऊपर हावी न होने देना, तो मुझे अपने ऊपर एक सुरक्षा कवच क्या करना पड़ेगा? बनाना पड़ेगा। तो सुरक्षा कवच बनता है राजयोग से। मैंने एक कार्टून मूवी देखा था, आई थिंक सो, मिशन इम्पॉसिबल। उसमें फैमिली रहती है, हस्बैंड होता है, वाइफ होती है, 3 बच्चे होते हैं और पांचों के पांचों सुपर हीरोज रहते हैं।
और सबके पास सुपर पावर्स होती है। एक के पास इतना पावर होता है कि वो कुछ भी उठा सकता है, एक के पास पावर होती है कि वो इलास्टिक गर्ल होती है, उसको इलास्टिक गर्ल बोलते थे उसमें, कि वो हाथ अपना कहीं पे भी, इलास्टिक गर्ल है तो कितना भी रबड़ की तरह तन सकती है। उसमें एक कैरेक्टर मुझे बहुत पसंद था, उनकी जो 2nd नंबर की बड़ी लड़की थी, उसके पास एक ऐसी पावर थी कि अगर किसी ने उसके ऊपर अटैक किया ना तो वो अपने चारों तरफ ऐसा लेयर क्रिएट कर लेती थी कि वो एटम बम भी फोड़ दे तो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इस तरह से एक आवरण, अब वो तो ड्रामा है, वो तो स्क्रिप्ट लिखा हुआ बना हुआ, लेकिन राजयोग से हम प्रैक्टिकली वो चीज़ें कर पाते हैं। और इस चीज़ का अनुभव हम सभी ने किसी न किसी सिचुएशन में किया ही होगा कि अच्छा हुआ मेरे पास ज्ञान की शक्ति है, योग की शक्ति है, आज इस सिचुएशन को हमने बहुत ही सहज रीति से क्या कर लिया, पार कर लिया। तो राजयोगी जीवन शैली के लिए 8 कदम, ये हम सभी को पता है। सुबह जल्दी उठे। अब पूछेंगे कि योग करने का सही समय क्या है, तो योग तो किसी भी समय किया जा सकता है, प्रीत का कोई समय नहीं होता। लेकिन सुबह ही क्यों उठना है जल्दी? क्योंकि जब हम सुबह जल्दी उठते हैं अमृत वेले, उस वक्त वातावरण भी क्या होता है, शांत होता है। बाहर की दुनिया में उसे भी कहते हैं कि वो ब्रह्म मुहूर्त है, सभी जानते हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त में क्या होता है कि मन शांत होता है, और जब हम सो करके उठते हैं तो हमारा मन भी क्या होता है, शांत होता है। इसके ऊपर हमने कई बार बात की कि हमारे 2 मन होते हैं, एक कॉन्शियस मन होता है और एक सबकॉन्शियस माइंड होता है। तो जब हम सो करके उठते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। तो जब हम सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव है तो वो पहले आधे पौने घंटे में अगर हम योग करते हैं तो उससे ऑटोमेटिकली जो ट्रांसफॉर्मेशन है मेरे अंदर, जो मुझे बदलाव लाना है, वो बदलाव लाना सहज हो जाता है। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में जब वो ऑटोमेटिकली चीज़ें जाती हैं तो वो सबकॉन्शियस माइंड हमारे संकल्पों को, हमारे हैबिट्स को ऑटोमेटिक मोड पर लेकर आता है। इसीलिए सुबह जल्दी उठने के बाद सबसे पहला संकल्प करना है कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मैं आत्मा शक्तिशाली हूँ, मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ, मैं निर्विघ्न आत्मा हूँ। ये संकल्प जब हम ये स्वमान रिपीट करते हैं मॉर्निंग के टाइम में, तो वो सिर्फ हम रिपीट करते हैं, महसूस करते हैं, और धीरे 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 वो चीज़ें हमारे लाइफ में आना स्टार्ट हो जाती है। देन सूर्योदय के समय शारीरिक व्यायाम भी करें। शरीर को स्वस्थ रखना है तो शारीरिक व्यायाम करना बहुत ज़रूरी है। सुबह 6 सूर्योदय यानी जब सूर्य निकल रहा है उसके पहले भी, जब हम लोग बोलते हैं ना कि पहाट झाली म्हणजे काय कि सूर्य उगा नहीं है, लेकिन उसके पहले जो उजाला हो जाता है उस वक्त में भी अगर हम शारीरिक व्यायाम करते हैं हल्का फुल्का कुछ, तो हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है। जनरली हम प्रेफर करते हैं कि आधा पौना घंटा हमें क्या करनी चाहिए, वॉकिंग करनी चाहिए। फिर सुबह 7 बजे ज्ञान श्रवण करें, यानी ज्ञान मुरली सुनना हमारे लिए बहुत जरूरी है, जो हमारे मन का डाइट है। जिस तरह से हम शरीर को भोजन देते हैं उस तरह जो अब हम ज्ञान मुरली सुनते हैं तो वो हमारे मन का भोजन होता है। शरीर का भोजन सात्विक हो, परमात्मा की याद में हो। कर्म योगी हो, कर्म करे। कर्म योगी ये बहुत डीप सब्जेक्ट है, कर्म योगी। तो कर्म योगी यानी क्या, अपने आप को आत्मा समझते हुए हर कर्म को करना। आज की मुरली में भी बताया ना, ब्रह्मा बाबा जब थे तो वो प्रत्यक्ष कर्म योगी थे, मतलब देह का भान नहीं था, आत्मा स्वरूप में रह करके वो सारे कार्य को करते थे। तो कर्म योगी हो, कर्म करें। जितना हो सके उतना याद करने की कोशिश करें कि हम आत्मा है और हम आत्मा क्या कर रहे हैं, यह कार्य कर रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले मुरली में एक वरदान में भी बोला था कि आप ऐसा नहीं समझो कि आप यहाँ पे कर्म बंधन में हो या फिर कर्मों को भोग रहे हो। आप ये सोचो कि आप सेवा भाव में हो, सेवा बंधन में हो, तो ये जो सारी मुश्किलें ये समाप्त हो जाएंगी। तो अगर हम सेवा बंधन इस भाव से या सेवा भाव इस भाव से करते हैं तो हम सहज ही कर्मयोगी की प्रैक्टिस कर पाते हैं। नियमित रूप से सेवा कार्य करें। सेवा कार्य यानी क्या, स्थूल सेवा भी होती है, मनसा सेवा भी होती है और वाचा सेवा भी होती है। तो ये तीनों भी सेवाएं हमें क्या करनी है, नियमित रूप से करनी है। नुमा शाम योग करें शाम के समय में, और रात्रि योग करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें लिखे सारे ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बट रात में जब हम स्पेशली जब हम सोने के लिए जाते हैं तब अपने मन को हल्का करना बहुत ज़रूरी है। तो मन को हल्का करने के लिए हमें क्या करना है, परमात्मा से अपना कनेक्शन जोड़ना है। पूरे दिन भर में क्या चीज़ें हुई उसका ब्यौरा देना है,
क्या गलतियां हुई, किसको सुधारना है, क्या चीज़ें अच्छी हुई उसे भी याद करना है, और उसके बाद सारी कुछ चीज़ें सॉल्व करके अपने आप को निराकार समझ करके क्या करना है, सो जाना है। और सोते वक्त एक संकल्प लेकर भी हम सो सकते हैं, जैसे मुझे शांति की बहुत ज़रूरत है तो मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मेरा घर परम धाम है, इस तरह से आंखें बंद करके संकल्प पे चिंतन करते करते कब नींद आ जाएगी पता नहीं। तो राजयोगी जीवन शैली को जब हम अपनाते हैं तो हमारा तन और मन दोनों ही क्या होता है, स्वस्थ होता है, हेल्दी होता है। तो स्वस्थ का अर्थ है स्व के अस्तित्व में टिकना, और हेल्दी का मतलब होता है हील थाई सेल्फ। थाई सेल्फ मतलब ये जो थाई वर्ड है ये पुराना इंग्लिश वर्ड है जिसका मीनिंग होता है यू, योर सेल्फ, मतलब अपने आप को मुझे क्या करना है, सुधारना है, अपने तन में भी सुधार लाना है और अपने मन में भी सुधार लाना है। तो राजयोग जीवन शैली धारण करने से तन और मन दोनों ही क्या होता है, शक्तिशाली होता है। हमारे सर्व संबंध अच्छे हो जाते हैं, स्व से भी हमारा संबंध सुधरता है, यानी स्वयं से भी सुधरता है, परमात्मा से हमारा संबंध जुड़ता है, अपने परिवार से लौकिक में अलौकिक में सारे संबंध हमारे अच्छे होते हैं, रिश्तेदारों से हमारे संबंध होते हैं, और प्रकृति से भी हमारा तालमेल क्या होता है, अच्छा होता है, और हमारा जीवन कैसा हो जाता है, स्वर्गमय हो जाता है। दिस इज द राइट वे ऑफ आर्ट ऑफ लिविंग। ये जीवन जीने का सही तरीका है जो अभी तक हम सभी लोगों ने क्या किया है, जाना है और महसूस किया है, और उसे और गहराई में जाकर के हमें क्या करना है, महसूस करना है। अच्छा, ओम शांति। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और प्रभा दीदी, मीरा दीदी को भी धन्यवाद, कलवा सेंटर को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने ये मौका दिया इस टॉपिक पे बात करने के लिए। तो टॉपिक पे जब बात करना है तो फिर बात करना है तो ऐसे ही तो बैठ के बात नहीं करेंगे, तो उसके लिए प्रिपरेशन करनी होती है। तो जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि ये टॉपिक मिला, क्योंकि जब प्रिपरेशन करते हैं किसी भी टॉपिक पे ना, तो बहुत सारी चीज़ों के समक्ष हम आते हैं और बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखने को मिलती है, चीज़ें रिवाइज हो जाती है। तो दीदी आपको दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति।